बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारी क्लास है सेकंड ईयर और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। टेक्स्ट बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाएंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ हम अल्लाह के बाबरकत नाम से कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम अल्लाह से एक दुआ मांग कर करेंगे और आप अज़ीज़ तुलबा व तालिबात को मालूम होगा कि हमारे हर लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से होता है और वो दुआ, आज की दुआ जो है वो रिज़्क़ की दुआ होगी कि हम अपने रब से रिज़्क़ मांगते हैं और इस अंदाज़ से मांगे। जी, रिज़्क़ के लिए अपने रब से मांगने का तरीका मैं सिखाऊंगा। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ऐ मेरे रब मुझे अता कर, रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारिकन वासिअन हमीकन। ऐ मेरे रब मुझे अता कर रिज़्क़। उस रिज़्क़ की क्या खूबी हो, वो रिज़्क़ हलाल हो, तय्यब हो, पाक हो, मुबारक हो। जब मैं उसे इस्तेमाल करूं तो उसके सारे फ़ायदे मुझ तक पहुँचें, उसका कोई नुकसान मुझे ना हो। इसका मतलब मुबारक हो, उसके अंदर मौजूद सारी खूबियाँ मेरे जिस्म में मुझ तक पहुँचें और वो वासे हो, वसी हो। ऐ अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा, हलालन हलाल, तय्यबन पाक, मुबारकन उसकी सारी खूबियों वाला, वासिअन और वो वसी हो। और इसके साथ साथ मिन इंदिक, ऐ हमारे रब हमें जो रिज़्क़ अता करे वो डायरेक्ट आप ख़ुद हमें दें, ना कि किसी वसीले के साथ हमें दें। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई किसी बच्चे का माँ और बाप दोनों फौत हो जाएं तो उसको रिज़्क़ उसके चचा से या उसके मामू से मिलता है। तो उसके चचा से जो रिज़्क़ उसको मिलता है वो बच्चा ख़ुद जानता है, जो यतीम बच्चा होता है, कि उसको किस अंदाज़ से मिलता है, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। तो या अल्लाह, अगर हमारा रिज़्क़ हमें जितना अता करना है वो हमें डायरेक्ट ख़ुद अता कर। तो हम अल्लाह से इन खूबियों वाला रिज़्क़ मांगते हैं और वो 5 खूबियाँ हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन व मिन इंदिक, और अपने जनाब से। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का आगाज़ इस दुआ से करते हैं और इंशाअल्लाह पढ़ते हैं हम सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हम सेकंड ईयर लेक्चर नंबर 6, सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 10 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं और इसके साथ साथ हमने बेशुमार इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और ये इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। म्यू जो है वो Q1 Q3 ओवर 2 प्लस, इसी तरह सिग्मा Q3 माइनस Q1 ओवर 1.349, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा, मीन डेविएशन इज आल्सो इक्वल टू 6/5 क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पे मैंने बताया था Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, Q2 इज इक्वल टू म्यू और Q3 इज इक्वल टू म्यू। यहाँ पे प्लस लिख लीजिएगा मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, यहाँ प्लस लिख लीजिएगा। Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। आज हम कुछ और मज़ीद इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप।
आपने ये याद रखना है कि फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ये MCQs में भी आता है और ये हमारे न्यूमेरिकल्स में भी आएगा। इसी की तरह साथ साथ फाई ऑफ प्लस इन्फिनिटी इज़ मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी इज़ मस्ट बी इक्वल टू 1। फाई ऑफ प्लस इन्फिनिटी का जो एरिया होता है वो 1 के इक्वल होगा और माइनस इन्फिनिटी वो 0 के इक्वल है। ये दो थ्योरम्स हैं जो कि हमारे बहुत अशद ज़रूरत हो गए तकरीबन हर सवाल में। थ्योरम, इफ़ z इज़ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड सिग्मा स्केयर 1 वेरिएंस 1। यहाँ शुरू में म्यू होता है, यहाँ शुरू में म्यू मीन होता है और यहाँ सिग्मा स्केयर। तो मीन किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है और सिग्मा स्केयर इक्वल्स टू 1, 2 पैरामीटर्स एंड a एंड b आर एनी रियल नंबर। a और b कोई दो रियल नंबर हैं। देन थ्योरम नंबर 1 जो थ्योरम है उसका फर्स्ट पार्ट है, आपने जब भी प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन इक्वल टू a है तो वो फाई ऑफ a होगा। जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो 1 माइनस फाई ऑफ a, और जब बिटवीन होगा a एंड b तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको पहले लिखेंगे फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ये तीन थ्योरम तकरीबन हमारे हर सवाल में मौजूद, न्यूमेरिकल जो है उसमें ये तीनों थ्योरम यूज़ होंगे। जब लेस देन होगा तो जो हमारे पास z की वैल्यू होगी उसी को देखेंगे, फाई ऑफ a। जब ग्रेटर देन होगा तो फाई ऑफ a जो हमने देखा होगा उसे 1 में से माइनस कर देंगे। इसी तरह हम देखते हैं जब प्रोबेबिलिटी a टू b बिटवीन a टू b होगा तो फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। और इसी तरह आगे ये 4 अहम थ्योरम्स हैं, ये भी MCQs में आया करते हैं। फाई ऑफ माइनस a इज़ मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a। इसी तरह जब ग्रेटर देन a था तो ग्रेटर देन a, यहाँ पे जब हमने पढ़ा ग्रेटर देन a तो वो होता है 1 माइनस फाई ऑफ a। अभी हमने कहा 1 माइनस फाई ऑफ a इक्वल टू फाई ऑफ माइनस a, लिहाजा 1 माइनस फाई ऑफ a की जगह पे फाई ऑफ माइनस a भी लिख सकते हैं। ये इसका अल्टरनेट है। ये दो बहुत अहम है जनाब, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z लेस देन a और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज़ ग्रेटर देन a। ये बिटवीन की बात होती है। जब लेस देन a होगा तो 2 फाई ऑफ a माइनस 1 और जब ग्रेटर देन होगा तो हम लिखेंगे 2 इंटू फाई ऑफ माइनस a। ये थ्योरम जब तक आप याद नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे। आप ये देखेंगे कि आगे चल के हम जब ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इन न्यूमेरिकल्स में जहाँ पे इन तीनों में से या इन चारों में से किसी चीज़ की ज़रूरत होगी हम वहाँ पे इनका रेफरेंस देंगे। रेफरेंस देने से ये होगा कि हमारे हर सवाल के साथ इनमें से कोई एक पॉइंट रेफरेंस बतौर लिखेंगे तो बार बार लिखने से हमें ये सारे थ्योरम्स याद भी हो जाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 और क्योंकि 10.1 ज़्यादातर डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो यहाँ 10.2 में ही हम करेंगे, यानी कि z की वैल्यू देख लेना, या जैसे ये एक पूरी एक्सरसाइज में एक ये सवाल है, ये 10.1 का भी है और 10.2 का भी पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सवाल है जनाब, इफ़ x इज़ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 24, मीन क्या है 24 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें 4 है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डेटा गिवन है। आगे देखते हैं, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सबसे पहला काम ये करें कि आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखें। राइट डाउन मतलब लिखें, राइट डाउन नीचे लिखें, क्या लिखें, इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये जो लफ्ज़ इट्स है इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखें जिसका मीन 24 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 हो। लिहाजा पहले हम नॉर्मल रैंडम
वेरिएबल का जो डेंसिटी फंक्शन है वो लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा 2π√, ये ई लिखा हुआ है और ई की पावर में लिखेंगे 1/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्क्वायर, और x की लिमिट है -∞ टू +∞। ये आपको याद होगा, हमने दूसरे लेक्चर में या तीसरे लेक्चर में, दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने ये लिखा कि ये फार्मूला, ये फंक्शन किसका है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने, क्योंकि उसने कहा इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिसका मीन 24 है, तो हम क्या करेंगे, पुट म्यू इज इक्वल टू 24 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 4 इन अबव इक्वेशन। हम इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें म्यू की कीमत 24 और स्टैंडर्ड एविएशन 4 पुट कर देते हैं। लिहाजा एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/सिग्मा, सिग्मा की जगह पे 4 लिख देंगे, 1/सिग्मा और आगे लिखेंगे 1/2π, वैसे का वैसे ही, और e की पावर -1/2, e की पावर -1/2, यहाँ पे लिखा हुआ है x की जगह पे x लिखा रहने दिया और म्यू की जगह पे 24, क्योंकि हमने म्यू की जगह पे 24 और सिग्मा की जगह पे 4 लिख देंगे और साथ इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये हमने फार्मूले में। तो ये जो उसने पहला पार्ट पूछा था, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यहाँ तक, ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद वो कहता है फाइंड आउट द ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट x इज इक्वल टू 21। अब ये इसका सेकंड पार्ट शुरू होता है। तो अभी जो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन 24 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 हमने पुट किया, वो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम x की जगह पे 21 पुट कर देंगे। अगर वो यहाँ पे 20 कहेगा तो 20 पुट कर देंगे, अगर वो यहाँ पे 50 कहेगा तो 50 पुट कर देंगे। हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 21 इन द अबव इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास x लिखा हुआ है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन में हम यहाँ पे x की जगह पे, मैंने यहाँ x ही लिखा रहने दिया, बाय चांस गलती से यहाँ x ही लिखा हुआ है। आप ये x की जगह पे 21 लिखेंगे। f ऑफ 21, तमाम बच्चे गौर से सुन लें, यहाँ पे x की जगह पे 21 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पहले से लिखा हुआ है, 2π भी पहले से लिखा हुआ है, e वो पहले से ही है, 1/ इसकी पावर -1/2। यहाँ x की जगह पे 21 लिख देंगे। हम यहाँ पे ये जो x है, x की जगह पे हम ये जो है 21 लिख देंगे। अब हमने इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यहाँ पे x है, इधर आपने 21 लिखना है। ये बाय चांस यहाँ x लिखा रह गया, आपने यहाँ 21 यहाँ तक लिखना है। अब ये 1/4 वैसे ही लिखा, 2 को मल्टीप्लाई करें 22/7 या पाई की वैल्यू से, जो जवाब आए उसका अंडर रूट ले लें, वो आपके पास 2.507132 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 21 - 24, तो वो आ जाएगा -3/4। अब -3/4 मेरा ख्याल है 0.75 होता है, उसका स्क्वायर ले लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें -0.5 के साथ, क्योंकि जब यहाँ माइनस है तो उसका स्क्वायर लेने से प्लस हो गया, प्लस वाली वैल्यू माइनस से करेंगे तो माइनस के साथ ही आ जाएगी, -2.8125 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर में जहाँ पे नेचुरल लॉग लिखा होता है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ नेचुरल लॉग लिखेंगे तो वो ई लिखा होगा और उसके ऊपर पावर लिखी है, उसके ऊपर एक पावर एक ब्लॉक बना होगा बॉक्स सा, उस बॉक्स में ये लिखेंगे। ई की पावर जब आप लिखेंगे -0.28125 तो वो कैलकुलेटर जवाब देगा 0.75839, और 1/, जब ये 4 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये ऑर्डिनेट आ जाएगा 21 का। लिहाजा यहाँ पे f ऑफ 21 लिखेंगे कि ये 21 के जो फंक्शन है उसका ऑर्डिनेट 0.75268 है। तो इन सब x की जगह पे आपने 21 लिखना है। इसका पहला पार्ट था राइट डाउन
इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो यहाँ तक हो गया। दूसरा पार्ट था ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व x इज इक्वल टू 21, तो वो हमारे पास ये यहाँ तक आंसर तक आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है आल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट। अब आपने इसका आखिरी पार्ट करना है मैक्सिमम ऑर्डिनेट। वो कैसे करेंगे? मैक्सिमम ऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हमें याद है कि हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी थी कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट कब होता है? व्हेन पुट x इज इक्वल टू म्यू। जब हम x की जगह पे म्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आ जाएगी। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है? 24। तो x की जगह पे म्यू पुट करेंगे और म्यू की वैल्यू 24 है, लिहाजा हम 24 पुट करेंगे। अब हम x की जगह पे ये जो हमारे पास है 24 पुट करेंगे, म्यू की जगह पे 24, सिग्मा हमारे पास 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे x की जगह पे 24 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑर्डिनेट 1/4, क्योंकि सिग्मा तो 4 था, 2 पाई वैसे का वैसे e, और यहाँ पे x की जगह पे 24 और म्यू की 24 माइनस 24 ये 0 हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग 0 हो गई, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/2 वो भी 0, जिसकी पावर 0 वो 1 हो जाएगा। लिहाजा हम इस सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे। 1/10.02 8530 0.0997155, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.099757155, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के 4 हिस्से थे। एक पॉइंट ये था कि राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एक, फिर दूसरा था फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व, और इसका नॉर्मल कर्व की जो ऑर्डिनेट है वो मालूम करें व्हेन x इज इक्वल टू 21, एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम ऑर्डिनेट, और मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी मालूम करें। इस एक्सरसाइज में ये वाहिद सवाल है जो इस तरह का है, बाकी सारे सवाल चेंज्ड दूसरी टाइप्स के हैं। इस तरह के 10.1 में कुछ सवाल है, जब हम 10.2 कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह के सवाल 10.1 में जो भी हैं वो सारे करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, और ये टेबल आपको आपकी किताब के आखिर में आखिरी सफ़ात में मिलेगा। इस टेबल की खुसूसियत ये है कि यहाँ पे Z लिखा होगा 1 नंबर पे, और इस तरह की डायग्राम बनी होंगी। ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इन टेबल्स को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने हर क्वेश्चन के हर पार्ट में, इसलिए मैं आपको ये टेबल यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। देखने का तरीका क्या है वो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हैं तो उसमें हम देखते हैं। जैसे कि आप ये देखें कि आपके पास ये एक सवाल है और ये 10.2 एक्सरसाइज है और उसका बी पार्ट है। अगर हम देखते हैं सपोज डैट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा और ये सारा आप ऑक्सीजन ऑफ एट रैंडम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन इज़ 37.6, इसका जो मीन है वो 37.6 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4.6 है। ये इसके 2 पैरामीटर्स मिल गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड, और ये सारा ऑक्सीजन। नंबर 1 फाइंड क्या करना है? एट मोस्ट 35.0 cc पर मिनट। नंबर 2 एट लीस्ट 44.5 cc, और नंबर 3 एनीवेयर 30.0 cc से लेके 40.0 cc पर मिनट तक लेके जाना है। ये 3 पार्ट हैं। हमारे पास 2 पैरामीटर्स गिवन हैं। इन 2 पैरामीटर्स को हम क्वेश्चन सोल्यूशन में लिखते हैं कि म्यू इज़ इक्वल टू 37.6 और सिग्मा इज़ इक्वल टू 4.6। हमारे पास ये 2 पैरामीटर्स गिवन हैं जनाब। अब हम देखते हैं कि हमने मालूम क्या करना है। एट मोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 35 से ज़्यादा नहीं, 35 और 35 से कम। तो जब बात होगी एट मोस्ट 35 तो इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है x इज़ ज़्यादा से ज़्यादा 35 से ज़्यादा नहीं, 35 और 35 से कम। एट मोस्ट का दूसरे अल्फाज में मीनिंग है लेस देन इक्वल टू 35 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मालूम करना है। अब आप करेंगे क्या? अब आपने क्या करना है कि आपने ये x है, इसमें से माइनस करना है म्यू को और डिवाइड करना है सिग्मा।
यानी ये जो पहले लिखा हुआ है x, इस x में से म्यू को माइनस किया और सिग्मा को डिवाइड कर दिया। इसी तरह दूसरी तरफ तो वैल्यू लिखी हुई है, आगे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, आगे 35 में से माइनस म्यू की वैल्यू 37.6 ओवर सिग्मा 4.6। ये अब ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके इक्वल होता है? ये तो z के इक्वल होता है। इसको हमने कह दिया ये z है। इसके साथ लेस देन इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे 35 माइनस 37.6 ओवर 4.6। जब आपने इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके माइनस किया, डिवाइड किया, तो जवाब आ जाएगा -0.565। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम उम्मीद करता हूँ कि किसी भी बच्चे को नहीं होगी। अब जब ये आ जाएगा तो फिर हमने यहाँ पे थ्योरम्स पढ़े। x इज़ लेस देन, प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन इक्वल टू a। अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो हम लिखेंगे फाई ऑफ a। अब हम इस थ्योरम का रेफरेंस हम यहाँ पे देते हैं। वो रेफरेंस वो ये है कि प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन इक्वल टू a इज़ इक्वल टू फाई ऑफ a। अब यही देखें, प्रोबेबिलिटी, इधर भी प्रोबेबिलिटी, z यहाँ पे भी z लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे a है। अब a की जगह पे हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू हो गई। अब ये क्योंकि ये पूरी रकम इक्वल्स टू फाई ऑफ a, फाई ऑफ a। अब a की जगह पे हम ये लिख देंगे -0.565। तो अब आप ये देखें कि इस पूरी रकम को इस रेफरेंस के थ्रू फाई ऑफ a लिखेंगे। फाई ऑफ माइनस, यहाँ लिखाना था 0 पॉइंट, वैसे पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे कर लीजिएगा 0.565, 0 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक हो गई बात। अब आपने क्या करना है कि ये जो फाई है, ये फाई इस टेबल को कहते हैं। इस टेबल में वैल्यूज़ देखनी है। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू है 0.56। अब हम इस टेबल में देखेंगे, ये 0.5 है। अगर हम, ये टेबल पॉजिटिव है और ये टेबल नेगेटिव है, अलग अलग करके दिखाया गया है। अब यहाँ पे 0.00, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये 0.5। अगर हम देखें तो हमारे पास 0.5 और आगे 6 है, 0.56। तो ये हमारे पास 0.5 आ गया। अब इसको हम यहाँ से आगे चलते हुए हम देखते जाएं और ऊपर से यहाँ से 6 पे आ जाए। ये 0.56 है, ठीक है जी। और वो वैल्यू क्या है? 0.5 को यहाँ से अगर आप गौर से देखें, और ये 0.5, 0.7123, 0.7123। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5, 6, 5 है। तो 0.5 को 6 में देखेंगे, 0.5 को 7 में देखेंगे और उन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास अपनी किताब है तो किताब के लास्ट पेजेस में ये टेबल गौर से देखें कि ये टेबल कहाँ मौजूद है। और ये टेबल जब आप देखेंगे तो इस टेबल में आपके पास माइनस वाली वैल्यूज़ भी मिलेंगी और प्लस वाली वैल्यूज़ भी मिलेंगी। अब ये वैल्यू है -0.5। मैं सिर्फ 0.5 देख रहा था, माइनस को नहीं फॉलो कर रहा था। -0.565। अब हम इसको देखते हैं माइनस वाली वैल्यूज़ में। यहाँ पे ये माइनस वाली वैल्यूज़ हैं और इसमें -0.5। गौर करें तो -0.5 कहाँ पे आपको मिलेगा? -0.5, ये -2 है और ये 0.5 है। और यहाँ पे जब आप देखते हैं -0.5 यहाँ पर अगर आप देखें गौर से, इसको जब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास 6 है, ये ऊपर है 0.6। तो यहाँ से नीचे आएंगे आप यहाँ पे और ये 0.5, ये 0.2897 और इसके साथ ये 0.7 है। इसको जब आप 0.5 में देखेंगे तो वो आपके पास ये वैल्यू है, ये दो वैल्यूज़।
आप इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर लें। ये है 0.2877 और ये है 0.2843। अब इन दोनों को कैलकुलेटर से प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर लें। जब आप इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.8606 और ये आपका आंसर है। आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी से रिलेटेड इसका नेक्स्ट पार्ट है एट लीस्ट। यही सवाल है, सवाल वही रहा। अब इसका सेकंड पार्ट है एट लीस्ट 44.5 cc पर मिनट। क्वेश्चन में मीन जो है वो 37.6 है और स्टैंडर्ड एविएशन 4.6 है। सवाल है एट लीस्ट 44.5 cc पर मिनट। अब इसको सॉल्व करने के लिए एट लीस्ट को समझना पड़ेगा। एट लीस्ट के दूसरे मीनिंग्स होते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 44.5। 44.5 से आगे की प्रोबेबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, पहले तो यही लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 44.5। अब यहाँ पे x में से माइनस म्यू करेंगे और यहाँ पे 44.5 है उसमें से मीन की वैल्यू माइनस कर देंगे। ओवर सिग्मा लिखेंगे इस तरफ और यहाँ पे 4.6 पे डिवाइड कर देंगे और ये तो वैसे ही चलता जाएगा। ये जो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है ये तो z के इक्वल है और इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर आंसर आ जाएगा 1.5। वापस हम यहाँ पे आते हैं थ्योरम्स पे। थ्योरम नंबर 2, जो थ्योरम हमारे पास पहला है उसका सेकंड पार्ट है जब z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो हम लिखते हैं 1 माइनस फाई ऑफ a। इसी का रेफरेंस हम यहाँ पे देंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में हम लिखेंगे 1 माइनस फाई ऑफ a। ठीक होगी बात। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू है 1.5, हम लिखेंगे 1 माइनस फाई ऑफ 1.5। अब 1.5 को टेबल में देखेंगे, ये फाई ऑफ 1.5 हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पे 1 है, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.5। 1.5 को किस में देखें, जब उससे आगे कोई डिजिट ना हो तो ज़ीरो में देख लेंगे। तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो को यहाँ से देखेंगे 1.5 को तो ये जवाब आ जाएगा 0.9332। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा 0.9332, ये हमने टेबल से देख लिया और ये टेबल आपको पेपर में प्रोवाइड किया जाएगा और उस टेबल से आप इसको देखेंगे 0.9332 और फिर 1 माइनस 0.9332 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.06681। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और इसका थर्ड पार्ट है एनीवेयर फ्रॉम 30 cc to 40 cc पर मिनट। अब हम बात करते हैं एनीवेयर फ्रॉम 30 cc to 40 cc पर मिनट। हमारे पास क्वेश्चन क्योंकि सेम है उसी का थर्ड पार्ट है तो मीन 37.6 हमने वही लिख लिया, मीन जो है 37.6 है और स्टैंडर्ड एविएशन 4.6 है। सवाल है जी एनीवेयर फ्रॉम 30 to 40 cc पर मिनट, यानी इन बिटवीन 30 और 40। तो बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 लेस देन इक्वल टू x, यानी बेसिकली x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 40। ये इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो रूल्स के मुताबिक हम पहले तो यही लिखेंगे 30 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 40.5 या 40.0। यहाँ पे 40.0 लिखना है जनाब, आगे मैंने 40 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती से वो 5 चल रहा है, इस 5 को रेस कर दीजिएगा, यहाँ पे सिंपल 40 लिखना है। तो 30 और यहाँ 40, यहाँ 30 यहाँ 40, बीच में x। तो यहाँ पे 30 था, 30 माइनस मीन 37.6 और ओवर 4.6, यहाँ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा और यहाँ 40 माइनस 37.6 ओवर 4.6।
अब हम इन दोनों को तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे कि 430 में से इसको माइनस कर देंगे और 4.6 पे डिवाइड करेंगे, -1.65 आ जाएगा। इसी तरह इसको कैलकुलेटर से पहले 40 माइनस 30 7.6 ओवर 4.6 करेंगे तो वो 0.522 आ जाएगा। यहाँ पे एक गलती हो चुकी थी, यहाँ पे 0.5 की गलती है, ये 0.5 नहीं 0.0 है, क्योंकि यहाँ पे 0.0 है, ये बाई चांस गलती से 5 लिखा गया है। अच्छा जी 40 यहाँ पे क्योंकि यहाँ गलती लिखी, ये तो इससे हमारे क्वेश्चन पे इफेक्ट इधर नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ 40 लिख दिया गया था, 40 माइनस ये आ गया। अब हमारे पास वो जो थ्योरम थे, अगर आपको याद हो तो इसका जो ये तीसरा थ्योरम है बिटवीन z a टू b, तो फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, इसका हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया कि ये a टू b जब हमने मालूम करना है तो फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a करते हैं। अब हम यहाँ पे ये हमारे पास जो पहली छोटी वैल्यू है वो a है और जो बड़ी वैल्यू है वो b है, तो हम लिखेंगे फाई ऑफ 0.521 या 52, 2 डिजिट लिखते हैं यहाँ पे, फाई ऑफ 0.52 और यहाँ पे पॉइंट के बाद -1.65 लिख लेते हैं। अब इन दोनों को टेबल से देखेंगे जो आपके बुक के एंड पे दिया हुआ है। अब हम इनको टेबल में देखते हैं जनाब, वो टेबल हमारे पास ये है। अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू है 0.52, तो 0.52 पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, वो पॉजिटिव थी, तो 0.52 यहाँ पे देखेंगे 0.5 ये आ गया और ये हमारे पास 2 आ गया। और अगर हम इसको देखें तो 6985 मेरा ख्याल है, 0.6985, तो हम यहाँ पे देखें 0.6985 लिख लिया और ये -1.65 है। हम वापस टेबल में जाएंगे और -1 पॉइंट, ये -0 है, ये -0.1 है और 1.6 है, ये -1.6, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू यहाँ से क्या टेबल से देख के हमने यहाँ पे लिख दी 0.0495 और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.649 आ जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया, एक्सरसाइज 10.2 है और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया। इसमें 3 बातें पूछी गई थी वो बताई। इसके बाद हमने इस टेबल को बुक के एंड पे लिखा होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव लिखा होगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल है, उस टेबल को हमने सीखा कि इस टेबल से हम वैल्यू कैसे देखेंगे। ये टेबल हमें पेपर में प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट किया और 1 के बी पार्ट में ये 3 अलग पार्ट थे। जिन बच्चों को ये 3 पार्ट समझ आ गए हैं वो इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तक सारे क्वेश्चन इसी तरह ही सॉल्व होंगे। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे ये सारे के सारे सवाल जो या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या बिटवीन होगा, इन तीनों में से कोई एक बात पूछी गई होगी। अगर ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे सवाल आप लोग कर सकते हैं। हम अपने लेक्चर का इख्तिताम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बच्चों को सदा सलामत और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनके सरों पे उनके वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रखे। अल्लाह हाफ़िज़।